हेलो एवरीवन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आज हम यूनिट 13 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन जेनेटिक डिजीज़। और ये सारे आपके ऑप्शन है, आप नाम खुद ही पढ़ लो, बहुत अजीब नाम है। जब आप पढ़ोगे तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। मैं आपको इसका रेफरेंस दिखा देती हूँ। जब आप यूनिट 13 में आओगे तो यहाँ आगे जाके आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा कॉमन जेनेटिक डिजीजेस। तो यहाँ पे सारे डिजीज़ के नाम मेंशन है, आप ये सारे एक बार पढ़ लेना, हो सकता है कोई क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, एलर्जेंस इज काउज्ड बाय केमिकल इन्फ्लुएंस, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, फिजिकल इन्फ्लुएंस और ऑल ऑफ द एबव। यानी आपको बताना है एलर्जेंस यानी जिसे हम एलर्जी के नाम से जानते हैं, ये किस वजह से काउज होते हैं। तो वजह है बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। आप इसका रेफरेंस देख लो, यहाँ पे इंडिविजुअल हेल्थ से मेंशन है जेनेटिक इन्फ्लुएंस, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, बिहेवियरल इन्फ्लुएंस। और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के अंदर ये सारे चीज़ें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल फैक्टर जो है इसके अंदर आता है एलर्जेंस। तो ये सारे नाम आप बिल्कुल पढ़ोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पैरासाइट विच काउज द डिजीज इज नॉन एज होस्ट और पैथोजन। यानी कि ऐसा पैरासाइट जो डिजीज काउज करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर होगा पैथोजन। ओके, इसका रेफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेंशन है ना पैथोजन, पैरासाइट जो काउज करते हैं डिजीज को, उसे हम कहते हैं पैथोजन। और होस्ट किसे कहते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच द पैरासाइट इंटर। यानी जिस बॉडी से, जिस ऑर्गेनिज्म से कोई पैरासाइट एंटर होता है उसे हम होस्ट कहते हैं, और पैथोजन कहते हैं ऐसे पैरासाइट को जो कि डिजीज काउज कराता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, फिजिकल एजेंट ऑफ इल हेल्थ इज वार्म, हीट, फ्यूम्स और फ्रैक्चर। आपको बताना है कि इल हेल्थ काउज कराने का फिजिकल एजेंट कौन सा है। तो सही आंसर होंगे हीट। इसका रेफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, जब आप ये एजेंट पढ़ोगे तो यहाँ पे बहुत सारे एजेंट का नाम मेंशन है, बायोलॉजिकल एजेंट, न्यूट्रिएंट, केमिकल, फिजिकल, मैकेनिकल और डेफिशिएंसी। तो इसके अंदर मैं ऑप्शन में मेंशन की हूँ वार्म, फ्यूम, हीट और फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर जो है वो मैकेनिकल एजेंट है, हीट है फिजिकल, वार्म है बायोलॉजिकल और फ्यूम है केमिकल एजेंट। तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन भी निकल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो रहा है। और यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली जहाँ पे मैं अच्छे से बता रही हूँ कि यहाँ पे एक्स्ट्रा आप पढ़ लेना, तो बिल्कुल ही आप पढ़ोगे, क्योंकि हो सकता है मैं वार्म मेंशन की तो क्वेश्चनर जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन सेट करेंगे वो वार्म ना लिख के बैक्टीरिया लिख दे, प्रोटोजोआ लिख दे, या फिर प्रोटीन लिख दे, या फिर गैस लिख दे, ह्यूमिडिटी लिख दे, स्प्रेन लिख दे। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एजेंट किससे रिलेटेड है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ द काउज और ओरिजिन ऑफ डिजीज इज नॉन एज एपिडेमोलॉजी या फिर एटियोलॉजी। तो ऐसे स्टडी को हम क्या कहेंगे जो कि डिजीज़ के ओरिजिन के बारे में पढ़ता हो या फिर उसके काउज के बारे में। तो इसका सही आंसर होगा एटियोलॉजी। आप देख लो इसका रेफरेंस, एटियोलॉजी द स्टडी ऑफ द काउज और ओरिजिन ऑफ डिजीज़। दूसरा जो टर्म मैंने मेंशन किया है एपिडेमोलॉजी, इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ हाउ ऑफन डिजीज़ अकर इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एंड वाई। यानी कि कोई भी डिजीज़ कितने टाइम फ्रेम पे कितनी बार अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल को अकर हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इसकी स्टडी करता है एपिडेमोलॉजी। लेकिन एटियोलॉजी जो है वो काउज और डिजीज़ के ओरिजिन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज डाउन सिंड्रोम। यानी डाउन सिंड्रोम किसे कहा जाता है, हेमोफीलिया को, अल्कोहलिज्म को, मोंगोलिज्म को या फिर सीजोफ्रेनिया को। तो डाउन सिंड्रोम कहा जाता है मोंगोलिज्म को। इसका रेफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो,
SAQ में मेंशन है बहुत सारे डिजीज़ जो कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस है, यानी जेनेटिक डिजीज़ है, जिसमें मंगोलिज्म लिखा गया है और मंगोलिज्म को ब्रैकेट में डाउन सिंड्रोम कहा गया है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन निकलेंगे। डाउन सिंड्रोम किसे कहा जाता है? मंगोलिज्म को। इसमें नोट आपको बता दूं कि मंगोलिज्म को ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। ठीक है, तो 3 नाम होंगे, एक मंगोलिज्म, दूसरा डाउन सिंड्रोम और तीसरा ट्राइसोमी 21। अगला क्वेश्चन है हमारा, एटमॉस्फेरिक नेचुरल कैलामिटीज नॉट इंक्लूड रेन, लाइटनिंग, फॉरेस्ट फायर और वेव। तो नेचुरल कैलामिटी कौन नहीं है? ऑब्वियसली फॉरेस्ट फायर नहीं है। इसका रेफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नेचुरल कैलामिटीज कुड बी ब्रॉडली क्लासीफाई अंडर फॉलोइंग हेडिंग। तो नेचुरल कैलामिटी तो सभी है, ठीक है, फॉरेस्ट फायर भी नेचुरल वजह से होते हैं, लेकिन इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। एक एटमॉस्फेरिक, फिर हाइड्रोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। तो मैंने जो ऑप्शन लिए हैं वो है रेन, वेव, लाइटनिंग और फॉरेस्ट फायर। और ये तीनों रेन, लाइटनिंग और वेव ये एटमॉस्फेरिक नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, यानी कि ये जो सब डिवीज़न है नेचुरल कैलामिटी का वो एटमॉस्फेरिक वाले पार्ट से रिलेट करते हैं। लेकिन फॉरेस्ट फायर जो है ये बायोलॉजिकल नेचुरल कैलामिटी है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ओके, ये एटमॉस्फेरिक नेचुरल कैलामिटीज़ नहीं है, तो ये क्या है? ये बायोलॉजिकल नेचुरल कैलामिटीज़ है। ओके, बहुत सारे लोग बिल्कुल बोलेंगे कि फॉरेस्ट फायर जो है ये प्राकृतिक है, नेचुरल कैलामिटीज से होते हैं, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता दी कि ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन कैसे गलत हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सेस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन? जोन 1, जोन 2, जोन 4, जोन 5। तो आपको बताना है कि सेस्मिक जोन जो हमारे इंडिया में है वो सबसे ज़्यादा डैमेज रिस्क जोन यानी वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन कौन से जोन को कहा जाता है? तो सही आंसर होगा जोन 5। इसका रेफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ। ये अर्थक्वेक में मेंशन है जोन 5 हाई डैमेज रिस्क जोन, वेरी हाई, सॉरी नॉट हाई, वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन। जोन 4 हाई डैमेज रिस्क जोन है, जोन 3 मॉडरेट है, जोन 2 लो डैमेज है और जोन 1 वेरी लो डैमेज है। तो उल्टा है, जोन 5 जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई डैमेज रिस्क जोन होगा और जोन 1 वेरी लो डैमेज रिस्क जोन होगा। तो यहाँ आप मैप के थ्रू देख सकते हो, यानी कि हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, कुछ उत्तराखंड के पार्ट हो गए, यहाँ पे गुजरात के रन ऑफ कच्छ, कुछ हिमालयन माउंटेन्स, ये सारे जो हैं वो वेरी हाई रिस्क जोन के अंदर आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, टाइडल और सिस्मिक सी वेव्स इज नोन एज साइक्लोन, सुनामी, हरिकेन और टोर्नेडो। तो सेस्मिक सी वेव किसे कहा जाता है? ऑब्वियसली सुनामी को कहा जाता है। इसका रेफरेंस दिखाती हूँ। यहाँ रहा सुनामी और यहाँ पे मेंशन है सुनामी इज अ वेव इन द ओशियन और इन ए लेक दैट इज क्रिएटेड बाय जियोलॉजिकल इवेंट। दे आर ऑल्सो नॉन एज टाइडल वेव्स और सेस्मिक सी वेव्स। तो मेरा क्वेश्चन भी यही था कि सेस्मिक सी वेव किसे कहा जाता है? सुनामी को। ओके, अगला क्वेश्चन है, साइक्लोन इज मोस्टली काउज्ड इन टेम्परेट बेल्ट, ट्रॉपिकल बेल्ट, इक्वेटोरियल रीजन और ऑल ऑफ द एबव। साइक्लोन सबसे ज़्यादा कहाँ पे काउज्ड होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ट्रॉपिकल बेल्ट में। तो आपको पता है कि ये अर्थ है और बीच से जाता है इक्वेटर। यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच के रीजन को हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, ठीक है। और टेम्परेट बेल्ट जस्ट इसके ऊपर होता है और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे, यानी 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ के अप्रॉक्स। दिस इज टेम्परेट एंड दिस इज ट्रॉपिकल और ये हमारा बीच में एकदम इक्वेटर है। इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, इसीलिए यहाँ पे साइक्लोन बिल्कुल नहीं आता। तो इक्वेटोरियल रीजन तो एकदम ख़त्म हो गए, तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा, बच गए ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेल्ट। टेम्परेट बेल्ट पे भी साइक्लोन आता है, लेकिन उसे फ्रंट कहते हैं, यानी कि वो जो है एयर मास के डिफरेंस से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है ना मोस्टली काउज्ड इन, तो मोस्टली जो है साइक्लोन ट्रॉपिकल बेल्ट में ही आते हैं। ओके, तो नोट में आपको करना है कि टेम्परेट बेल्ट में साइक्लोन को फ्रंट कहा जाता है। ओके, इसका रेफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ।
आगे बढ़ोगे तो SEQ3 आएगा और यहाँ पे अलग अलग मैचिंग दिया हुआ है, इसे आप देखो। तो यहाँ से मैंने उठाया साइक्लोन, तो ये मोस्टली काउज्ड इन ट्रॉपिकल बेल्ट व्हेन सी वाटर गेट हीटेड अप। जब जब समुद्र का पानी गर्म होगा वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और इसके वजह से यहाँ पे साइक्लोन आता है। तो आपको ज़्यादा ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, बस याद रखना है कि ये ट्रॉपिकल बेल्ट में होता है। कब होता है? जब सी वाटर गर्म हो जाते हैं। दूसरा आप देखो अर्थक्वेक, ये किससे रिलेटेड है? एनर्जी रेडिएट्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम इट्स एपीसेंटर, यानी कि एपीसेंटर, सपोज ये सरफेस ऑफ अर्थ है और यहाँ कहीं अंदर एपीसेंटर होगा और यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में एनर्जी रेडिएट होंगे, ठीक है। तो ये सारे डायरेक्शन में जब रेडिएट होता है एनर्जी एपीसेंटर से, वो किससे रिलेटेड होता है? अर्थक्वेक से। दूसरा है फ्लड, डिस्चार्ज ऑफ वाटर एक्सीडिंग द कैनाल कैपेसिटी ऑफ द रिवर, यानी कि रिवर की अगर कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, अगर वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी लेकर चले गए तो वो ऑब्वियसली है कि आसपास के एरिया में अपने पानी को फैला देंगे, उसी को हम फ्लड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है सुनामी। सुनामी क्या है? ये वेव है इन द ओशियन जो कि क्रिएट होते हैं जियोलॉजिकल इवेंट से। ओके, फिर है ड्रॉट। ड्रॉट क्या है? प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ अनयूजुअली ड्राई वेदर विथ लिटिल रेनफॉल, यानी कि बहुत लंबे समय से अगर ड्राई वेदर है, सूखा है, और अगर बारिश हो भी रही है तो बहुत कम, विथ लिटिल रेनफॉल, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है? बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है और वही सूखे को हम ड्रॉट कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है एपेल प्रोग्राम इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डिजास्टर और नन ऑफ द एबव। तो एपेल प्रोग्राम रिलेटेड है इन्वायरमेंटल डिजास्टर से। इसका रेफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेंशन है एपेल प्रोग्राम इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिजास्टर कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव एट द लोकल लेवल। तो ये डेवलप किया गया था गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, इन सारे के सपोर्ट से, जो कि क्या कहे कि हम इन्वायरमेंटल डिजास्टर के इफेक्ट को रिड्यूस करेंगे प्रिवेंट करके और प्रिपेयर होके। ओके, तो ये किससे रिलेटेड हो गए? इन्वायरमेंटल डिजास्टर से। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली इज सिचुएटेड इन द नैरो वैली ऑफ पेरियार रिवर, कुंती रिवर, कावेरी रिवर और नोयल रिवर। तो आपको बताना है कि साइलेंट वैली किस रिवर के वैली के पास है। सही आंसर होगा कुंदी रिवर, ठीक है। रेफरेंस आप देख लो, यहाँ पे मेंशन है साइलेंट वैली मूवमेंट, ये नैरो वैली ऑफ कुंदी रिवर इन द स्टेट ऑफ केरल इन साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया एट हाई एलिवेशन, यानी पहाड़ी इलाकों पे है। इसके अलावा साइलेंट वैली मूवमेंट में आपको याद रखना है कि यहाँ पे कौन से नाम जुड़े हुए हैं। तो आपको याद रखना होगा प्रोफेसर MGK मेनन, इनके चेयरमैनशिप पे एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी और इनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया और जो प्रोजेक्ट बन रहे थे उसको आगे फर्दर प्रोसीड नहीं किया गया और वैली को प्रिजर्व किया गया एज ए प्रीशियस बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, इसी तरीके से और भी कुछ मूवमेंट है, जैसे कि चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट जो है, तो इसमें आपको जानना है कि कौन सा नाम एसोसिएट है। तो सबसे पहले चंदी प्रसाद भट्ट और दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट 15 ईयर के मोरेटोरियम लगा दिए थे कॉमर्शियल ट्री फेलिंग पे उत्तराखंड के हिमालय में, यानी कि 15 साल तक कोई भी पेड़ वहाँ पे नहीं कटेगा, ऐसा गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था। ओके, एक और मूवमेंट है ताज ट्रेपेजियम जोन, यानी कि आसपास के फैक्ट्री के वजह से, वहाँ के पॉल्यूशन के वजह से ताजमहल में जो इफेक्ट आ रहा था उसको यहाँ पर केस स्टडी से समझाया गया है। और ताज ट्रेपेजियम जोन में कौन है एसोसिएटेड? महेश चंद्र मेहता, ये एक प्रोमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट लॉयर है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने आगे जाके कार और पार्किंग को बैन कर दिया था विद इन 500 मीटर ऑफ ताज बाउंड्री वाल, यानी ताजमहल के जो बाउंड्री वाल है उनसे 500 मीटर तक सारे कार को और पार्किंग को बैन कर दिया गया था। ओके, तो बस यही सारे थे इस चैप्टर में। जितने भी मूवमेंट है उनसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनका नाम आप बिल्कुल ही याद रखोगे और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। सारे क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट थे वो सारे मैंने करा दिए हैं।
लेकिन फिर भी कहीं भी कोई डाउट है तो आप लेक्चर नंबर 50, 51 एंड 52 को फर्स्ट मोड पे देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।